हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, अपनी तरफ से आई एम टेकिंग एन इनिशिएटिव और मैं अपनी तरफ से एक ऐसा टॉपिक आपके लिए कर दे रहा हूं, कंप्लीट कर दे रहा हूं, जो आपको ना किसी भी इंडिविजुअल चैप्टर में, चाहे फिर वो मैकेनिक्स हो, पूरी की पूरी मैकेनिक्स हो, चाहे वो सॉलिड मैकेनिक्स हो, फ्लूइड्स हो, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, कोई भी अगर चैप्टर है, आपको इन चीजों की हर चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है बेटा। ठीक है, तो उन बेसिक मतलब उस कंबाइंड कॉन्सेप्ट को या कह लो उन कंबाइंड सारे टॉपिक्स को हम ना बेसिकली किस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स देखने वाले हैं आज हम। ठीक, अब कौन कौन से बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है, बिकॉज देखो बच्चे ना ये टॉपिक को ऑलरेडी 11th क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं नाम, जो हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। लेकिन देखो जब तुम ये पढ़ते हो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एज अ टॉपिक तुम्हें कभी भी नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, मैं ऐसे 4 टॉपिक के बारे में बात करूंगा। डेफिनेट सी बात है कि क्योंकि बहुत इन डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी डेप्थ में जाएंगे कि आपको ना रटा हुआ नहीं लगे बेटा। देखो नीट वालों को एक बात बहुत समझने वाली है कि फिर वो ये देखो रट के करेंगे ना तो मैथमेटिकली आप वीक होंगे ही होंगे। मैंने बहुत अच्छे बच्चों को देखा जिनका कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मैथमेटिकल पार्ट वीक होता है, क्योंकि मे बी उन्होंने फॉर्मूले रटे होते हैं या उन मेथड्स को रटा होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, जैसे एडवांस वालों के लिए इस डेप्थ में जाते हैं। लेकिन नीट वालों के लिए आज जो टॉपिक्स कवर होंगे उसमें हम इतनी डेप्थ को टच करेंगे कि बच्चा ना लॉजिकली किसी भी चीज को याद रखे, और लॉजिक और कॉमन सेंस सेट होगा बेटा ना, तो वो चीज एक्चुअली में आप अप्लाई भी कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप पढ़ेंगे 2 महीने बाद आगे जाएंगे, वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो कौन सी 4 वो बातें हैं, सिर्फ 4 बातें, अगर वो 4 बातें बेटा आपको क्लियर होंगी ना, ये आप मान के चलो कि आपकी जो फिजिकल पार्ट मतलब जो फिजिक्स वाली स्टडी है, जो फिजिकल वर्ल्ड वाली स्टडी है, वो बहुत ही इजी हो जाएगी, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो आज के बाद जो बायो वाले बच्चे बोलते हैं ना सर हमारी मैथ्स वीक हो रही है, मैथ्स वीक हो रही है, वो चीज को खत्म करने के लिए हम 4 कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। तो इस पूरे लेक्चर सीरीज में हमें 4 मेजर टॉपिक देखने हैं बेटा। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने फिर बोला है कि वैसे नहीं करना है कि 1 घंटे में 4 टॉपिक देख लेना है। देखो वो अब हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना बहुत लोग कर रहे हैं और हर जगह वही हो रहा है, आप उसमें से कुछ भी गेन नहीं करते हैं। तो हम आराम से चलेंगे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे टॉपिक्स लेके चलेंगे, और आज इन 4 में से सिर्फ एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, इसी लेक्चर सीरीज में जो क्या होगा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, उसमें बाकी टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। कौन कौन सी 4 बातें जो हमें देखनी है, आज हमें इन 4 वर्ड्स को, इन 4 बातों को बहुत अच्छे से बेटा समझ लेना है। पहला जो टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बच्चों को सिर्फ इतना लगता है कि फॉर्मूले पता होंगे क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आप फॉर्मूले जो आप बना रहे हैं बेसिक डिफरेंशिएशन के, उससे बेसिक काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को भी टच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये आपको पता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो ग्राफिकल पार्ट है ना, बच्चों से रटने की कोशिश करते हैं और हमेशा भूल जाते हैं। तो इस तरीके से देखना है हमें कि वो बात हमेशा याद रहे। दूसरा कौन सा टॉपिक है जो हमें बहुत अच्छे से टच करना है, वो है इंटीग्रेशन। लेकिन देखो अच्छी बात क्या है, डिफरेंशिएशन एक बार अच्छे से समझ आ गया ना बेटा, तो इंटीग्रेशन में बहुत एफर्ट नहीं है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बायो वालों को कभी पढ़ाया नहीं जाता, एज अ टॉपिक नहीं पढ़ा जाता, ये बात इंपॉर्टेंट है। और समझना, एडवांस वाले भी जब मैं इस लेक्चर को लूंगा तो ध्यान रखें, उनको भी ये एज अ टॉपिक नहीं पढ़ा जाता, अगर वो किसी बड़ी कोचिंग में नहीं है। इवन आजकल कोचिंग्स में भी इसको एज अ टॉपिक नहीं टच किया जाता बेटा। और वो कौन सा टॉपिक है, वो है ग्राफ। मैं जब ग्राफ आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे एक बार में इस तरीके से पढ़ा दूंगा, उस 1 घंटे उस 45 मिनट को इस तरीके से देखना है बेटा कि आपको फिर एक तरफ अपने सारे ग्राफ्स दिमाग में रखने हैं और एक तरफ इक्वेशन को मैच करना है, और सीधे आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। आप क्या करते हैं, हर चैप्टर में अलग अलग जाके अलग अलग ग्राफ पढ़ते हैं, ऐसे कभी भी नहीं होगा। जैसे मैथमेटिक्स वाले करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तभी हम इन चीजों को ग्रास्प कर पाएंगे। चौथी और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अगर बेटा ये 4 टूल्स तुम्हें आते हैं, मैं इसके अलावा और कुछ टूल्स की बात नहीं कर रहा, जैसे लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज, वो भी मैं एक छोटे से लेक्चर में सारा कुछ कंबाइन कर दूंगा। इसमें मैं एक्सपोनेंशियल की कुछ बातें कर दूंगा, लॉग की कुछ बातें कर दूंगा। लेकिन ये 4 बातें मेरे हिसाब से अगर आपको आती हैं, आप किसी भी चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम को ले जा सकते हैं आगे आंसर की तरफ।
ठीक है, तो आज हम इनमें से क्या करेंगे, आज हम इनमें से पहला टॉपिक लेके चलें। आज हम इनमें से पहला टॉपिक डिफरेंशिएशन लेके चलते हैं, लेकिन इस तरीके से लेके चलेंगे कि आज के बाद डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशन से कोई भी इन्वॉल्व क्वेश्चन हो तो वो हो जाए। तो इन सारी बातों को नोट कर लेना, ठीक है। चार बातें हैं, चार बातें क्लियर होंगी। मैंने बोला है कोई भी क्वेश्चन होगा और वो आगे की जर्नी में हम देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चंस होंगे। तो डिफरेंशिएशन में वो जो सर हमने पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने ऑलरेडी 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा है। बेटा अगर पढ़ा है तो अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, कोचिंग में, स्कूल में क्या चल रहा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, काइनेमेटिक्स चल रहा है। क्या उसकी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? क्या 11th क्लास का बच्चा जो स्कूल में है, क्या मैक्सिमम बच्चा, देखो मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम बच्चा, क्या मैक्सिमम बच्चा फिजिक्स के सेकंड और थर्ड चैप्टर में स्ट्रगल नहीं कर रहा है? क्या मैक्सिमम बच्चे से काइनेमेटिक्स में जो टेस्ट हुआ है, मैं सिर्फ क्वार्टरली एग्जाम की या फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं, क्या सारे बच्चे अबव एवरेज हैं? ये उन बच्चों की बात की जा रही है जो 10 सीजीपीए 95% लेके आए। क्या वो बच्चे अभी कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं? क्यों बेटा? क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन एज अ टॉपिक तो पढ़ लिया, उसे अप्लाई करना नहीं सीखा। आप उसको बड़ी मोनोटोनस प्रोसेस में पढ़ रहे हैं। तो हमें डिफरेंशिएशन जब देखना होता है या हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ना है ये भी बताते हैं। जब भी बड़े डिफरेंशिएशन देखना है आपको डिफरेंशिएशन के दो पार्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है। कौन कौन से दो पार्ट हैं इसको ध्यान से समझ लेना। पहला पार्ट डिफरेंशिएशन का है बेटा उसकी ग्राफिकल स्टडी, और यही बच्चों की बहुत वीक होती है। तो देखो फिर से मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये एक रटने वाला टॉपिक नहीं होगा, ना ये लेक्चर रटने वाला होगा। तो पेशेंस रखना है, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, एटलीस्ट 40-45 मिनट्स तक जाएगा, लेकिन आज सब कुछ क्लियर करके निकलेंगे, खासकर बायो वाले, ठीक है। मैथ्स वाले ये कर लेते हैं क्योंकि बेटा वो तो पूरा पूरा टॉपिक पढ़ते हैं चैप्टर। तुम लोगों को कैसे पढ़ा देते हैं, बस 2 दिन में 3 दिन में पढ़ा के खत्म कर देते हैं, और आप अभी नहीं स्ट्रगल करेंगे। आप 3-4 महीने निकालें, फिर आप देखना 11 में क्या होता है। आप रोटेशन तक तो आए, रोटेशन तक आते आते बेटा सब कुछ उड़ जाता है, सब हवा में होता है रोटेशन तक आते आते, ठीक। अब नहीं होगा अगर इस लेक्चर को देखने के बाद अपने कॉन्सेप्ट को वहां पे अप्लाई करोगे, चाहे फिर वो एनएलएम हो, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे रोटेशनल हो, ठीक। तो पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोली, ग्राफिकल स्टडी। इस पे मेरा बहुत एम्फेसिस है क्योंकि यही पार्ट मैक्सिमम वीक होता है आपका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी कौन सी है, फॉर्मूला स्टडी, जो कि सभी को पता होती है। फॉर्मूला स्टडी इतनी आसान होती है, लेकिन इसको भी हम कोशिश करेंगे कुछ और इजी वे में देखें, लेकिन वो इतनी आसान होती है बेटा कि बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं, लेकिन 99% बच्चा ये कभी समझ नहीं पाता कि इस जगह डिफरेंशिएशन करना है। अगर रटा हुआ क्वेश्चन है, भैया डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकाल लो, आपको पता है फॉर्मूला, लेकिन जहां पे आपको रेट वेट की बात हो गई और आपके दिमाग में सेट नहीं है वर्ड, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देख लेना दो बातें, पहली होगी ग्राफिकल स्टडी, दूसरी होगी फॉर्मूला स्टडी। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम फॉर्मूला स्टडी से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो आसान है, हम पहले फील्ड से स्टार्ट करेंगे। कहां से डिफरेंशिएशन की फील्ड स्टार्ट होती है, तो बेटा सबसे पहले जानने वाली बात ये कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ते क्यों है ना, व्हाई डू वी स्टडी डिफरेंशिएशन, या अगर हमें वाई क्लियर होगा तो बेटा तभी वो लूप सेट होगा कि कहां डिफरेंशिएशन लगाना है। क्योंकि मेजर इशू पता है बच्चों को क्या है कि सर हमने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ा है लेकिन उसे लगाना कहां है वो दिमाग में पॉप नहीं होता। द ओनली थिंग इज कि हमें ये नहीं समझ आता कि अब इस ट्रैक पे जाना है। नहीं तो बेटा बच्चा बहुत मेहनत करता है, सारे फॉर्मूले पढ़ता है, लेकिन उसको ये अगर कोई समझा देना या ये लूप क्रिएट कर देना कि बस अब ये कॉन्सेप्ट लगाना है, तो उसकी मेहनत एक्चुअली में रिजल्ट लाती है। और वो 1% बच्चा जो खुद से कर लेता है वो अपने आप ही इस प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखना कैसे सेट होगा दिमाग में। तो सबसे पहले हम जिस पार्ट को टच करेंगे डिफरेंशिएशन के, वो क्या है, उसकी ग्राफिकल स्टडी, ठीक है। थोड़ा सा डरेंगे नहीं, एटलीस्ट बायो वाले बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि बायो वाले क्या है ना, जैसी मैथ्स आती है, अभी नहीं बेटा, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, तुम 6 महीने निकलने दो, तुम मैथ से घबराओगे, मैथमेटिकल पार्ट से भागोगे ही, मतलब पेशेंस भी खत्म हो जाएगा मैथमेटिक्स पढ़ने का। और 12th में आते आते एक बार अपने सीनियर से पूछ लेना क्या हालत होती है, मतलब उनका बेटा मैथमेटिकल पार्ट ही वीक होता है और कोई पार्ट वीक नहीं होता, बाकी तो सब एकदम बेसिक चैप्टर्स हैं, कुछ है थोड़ी पूरी की पूरी फिजिक्स में, लेकिन वो क्या है ना, मैथमेटिकल ब्रिज क्रिएटेड नहीं है और आप उसमें नीचे गिरते ही जा रहे हैं। फिर आप 12th क्लास में पहुंच जाते हैं जो एक इजी क्लास है, लेकिन 11 जो एक अच्छी क्लास थी वो आपकी वीक हो जाती है। तो
जब ग्राफिकल स्टडी है वो ये कहती है या वो क्यों आती है पहले ये समझना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले ना एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको ये समझाने के लिए कि अच्छा कुछ ऐसा होगा तो मैं हमेशा डिफरेंशिएशन लगाऊंगा। जैसे मैंने सीरीज पैरेलल में तुम्हें समझाया था, बिल्कुल कट टू कट, देखो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि भैया मैंने बताया था ना सीरीज पैरेलल में अगर वायर नहीं हो तो सीरीज, और अगर वायर के बीच में कुछ आ जाए तो पैरेलल भी नहीं, मैंने बताया था। तो फिर मैंने उसके लिए नोडल मेथड बताई थी। बिल्कुल वैसे यहां पे कट टू कट चीज देख लो, इस एग्जांपल को समझ गए ना तो तुम्हें हमेशा अपने आप दिमाग बता देगा भैया डिफरेंशिएशन लगाना है। देखो ध्यान से, मान लेते हैं बेटा एक जर्नी है, मान लो 250 किलोमीटर की एक जर्नी है जिसमें एक मैन है जो कि अपनी 250 किलोमीटर की जर्नी को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन कहां लगाना है। ये समझ आ गया ना, तो ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, लगाना समझ आ गया कहां लगाना है तो काम खत्म ना, ब्रिज बन गया ना। तो ध्यान से देख लेना, मान लेते हैं बंदे ने 12 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की, ध्यान से देखना। मान लो बेटा ये बंदा जहां भी पहुंचना चाहता है वहां पे लेट से 2:30 पे पहुंच गया, 2:30 पे ये अपनी डेस्टिनेशन पे था। ध्यान समझना, मान लो मैं पूछता हूं तुमसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एक फैमिलियरिटी लाने के लिए कि भैया इसकी वेलोसिटी बता दो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी काइनेमेटिक्स नहीं हो बेटा, 9th क्लास के लेवल का तो फॉर्मूला याद है ना आपको, बेसिक फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ, डिस्प्लेसमेंट है आपका 250, टाइम कितना निकला आपका 2:30 आई गेस, है ना। या फिर आप कह सकते हैं इस तरीके से ना लिखे, आप लिखेंगे 2.5 आवर, क्योंकि 2:30 इज नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग इट, है ना, बिकॉज 1 इज एन आवर 1 इज एन मिनट। तो आपने लिखा 2.5 आवर। क्या यहां से ये 100 किलोमीटर पर आवर आ रही है? देखो अभी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। क्या यहां पे 100 किलोमीटर पर आवर आ रही है? अब ध्यान से समझो, इसका मतलब कि इस गाड़ी या इस मैन की वेलोसिटी कितनी है? इस मैन की वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि मुझे यह बताओ 12:30 पे एग्जैक्टली आधे घंटे बाद इसकी वेलोसिटी कितनी थी? बहुत ध्यान से इसके लॉजिक को समझना, लॉजिक समझ आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। ध्यान समझो, मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन चेंज कर दिया। पहले मैंने पूछा था 12 से 2:30 के बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, अब मैंने पूछ लिया एग्जैक्टली 12:30 बजे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब सबसे पहले इस बात को गहराई से समझो कि एग्जैक्टली 12:30 बजे का कोई सेंस नहीं होता है। आप अगर घड़ी में, लेट से मैं तुमसे बोलता हूं 12:30 तुम्हें घड़ी पे देखना है, कैसे देख पाओगे? आप क्या करोगे, आप 12:29 और कुछ सेकंड, लेट से मैं बोल दूं 59 सेकंड तक वेट करोगे, और फिर ध्यान से देखना जब 59 सेकंड, 1 सेकंड आगे बढ़ेगा तो आपको समझ आएगा 12:30 बज गए। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना। मैं बोल रहा हूं अगर 12:30 इंस्टेंट को पकड़ना है तो उस इंस्टेंट पे देखना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही 12:30 पे देखोगे ऑलरेडी टाइम आगे चला गया होगा। कितना? 12:30 कुछ सेकंड। देखो समझो, तो या तो 12:30 देखोगे तो कुछ आगे का देख लोगे, या फिर उसके पहले से देखोगे तब 12:30 पे देख पाओगे। मतलब जो गलत अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि 12:30 12:30 इज नॉट एन इंस्टेंट। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स कन्वेंशंस 12:30 इज नॉट एन इंस्टेंट। व्हाट इज एन इंस्टेंट देन? दिस टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल बिटवीन 12:29 and 59 seconds to 12:30 is the actual instant of time। मतलब मैं तुमसे क्या पूछ रहा था बेटा, मैं तुमसे पूछ रहा था कि बताओ इस 1 सेकंड में जो निकला उसमें उसकी वेलोसिटी, सिर्फ उस 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है। अब ध्यान समझना, ये भी तुम्हें समझाने के लिए, एक्चुअली में जो वर्ड इंस्टेंट है ना बेटा वो कितना छोटा है बताओ मैं तुम्हें, वो इतना छोटा है। अब ध्यान से समझना, अब बहुत ही बारीक चीज पे आ रहे हैं हम, बहुत ही माइन्यूट चीज है ये कि इस इंस्टेंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी है। ये तो तभी निकाल पाओगे ना जब इसके इस इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट पता होगी। अभी पूरे इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 250। इस इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितनी है बताओ जरा देख के। तो
यहां आती है हमारी मैथमेटिकल लिमिटेशन। यहां पे ही हम वो चीज समझते हैं कि अच्छा मतलब जो इंस्टेंट है उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सोचो बेटा इतने छोटे इंटरवल में वो कितना चला होगा, बहुत ही छोटी डिस्प्लेसमेंट चला होगा। मतलब अगर मैं v एट एग्जैक्ट 1230 लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, अभी के हिसाब से मैं लिख सकता हूं वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल टाइम, अपॉन वेरी स्मॉल टाइम। देखो उस स्मॉल टाइम की मैंने तुम्हें सेंस भी दी बेटा। अब समझो, पहले क्या यह समझ आ गया कि इंस्टेंट मतलब बहुत ही छोटे इंटरवल्स होते हैं और बहुत ही छोटा चेंज होता है। जहां बेटा हमारी लिमिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स आती है, जहां बहुत छोटे इंटरवल की बात होने लगे, मतलब ये गलतफहमी निकाल देना। अब इंस्टेंट मतलब एक टाइम होता है, इंस्टेंट मतलब टाइम नहीं होता। इंस्टेंट मतलब एक टाइम इंटरवल होता है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है, और क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स अभी लिमिटेड है, देख लो अभी कैलकुलेट नहीं होगा, इस चीज को, इस बहुत छोटे इंटरवल को रीच करने का जो तरीका है वो क्या है, वो है हमारा एक तरीके से क्या, डिफरेंशिएशन। वो ही तरीका हमारा क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन। मतलब जितनी देर मैंने बात की उतनी देर में तुम्हें ये तो फील आ गई होगी, और फील आना जरूरी है बेटा। एक मैथमेटिक्स के बच्चे को और बायो के बच्चे को क्या डिफरेंस में है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट एंड अ बायो स्टूडेंट इज अबाउट फील। ही नोज दैट व्हाट डिफरेंशिएशन मीन्स इज टू ब्रेक डाउन थिंग्स। व्हाट डज डिफरेंशिएशन मीन्स? टू ब्रेक थिंग्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। देखो मैंने क्यों इतनी बात की है ना, थिंक इनटू स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट, नॉट इवन स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट। अच्छा, व्हाई आई एम डूइंग दिस टॉक बिफोर डायरेक्टली टेलिंग यू? तुम बोलोगे सर सीधे फॉर्मूला बताओ, आंसर करवा दो। देखो सीधे फॉर्मूला बता के आंसर तुमने किया हुआ है ऑलरेडी। ये सारे 11th वालों को पता है ना, अभी 3 महीने निकले हैं। 12th वालों को तो वैसे ही पता है, ड्रॉपर को तो वैसे भी आइडिया है, वो 3 साल से पढ़ रहा है इस चीज को। लेकिन क्या वो अभी भी काइनेमेटिक्स सारे क्वेश्चन बना पा रहा है? क्या वो ग्राफ को अच्छे समझ पा रहा है? बच्चों को पता है क्या लगता है, ग्राफ समझने के लिए ग्राफ आना चाहिए। बेटा ग्राफ समझने के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए सही तरीके से। रटे हुए लेवल पे नहीं, रट लोगे फिर वही होगा, वो आ रहे हैं ना मार्क्स, दिख रहे हैं ना मार्क्स कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। और जो 1% टॉप का बच्चा, मैंने हमेशा उसकी बात नहीं किया, मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव नीचे का बच्चा है जो है तो बहुत मेहनती लेकिन स्ट्रगल कर रहा है, सिर्फ बेटा वो ब्रिज क्रिएट नहीं हो रहा, सिर्फ इतना सा है। आज जब जाओगे ना डिफरेंशिएशन पढ़ के, तुम देखोगे कि हर क्वेश्चन, जैसे मैंने देखा था लास्ट लेक्चर में बच्चों ने बताया, अभी तो बेटा मैंने इंट्रोडक्शन किया था ऑप्टिक्स का, कुछ किया ही नहीं था, ठीक है, अभी तो धमाका आया ही नहीं है। अभी तो मैंने रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर और रिफ्रैक्शन और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, कुछ नहीं पढ़ाया अभी तुमको। और अभी बच्चों को फील आ गई कि वो इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस बनती कहां है, होती कहां है, एंगल कैसे बनता है। तो क्या ये नीट वालों को पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? 600 का स्कोर चाहिए। अब पता है ना तुम्हें, इस साल 600 के स्कोर पे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम वैसे पढ़ेंगे सर हमारा तो चल जाएगा, फिजिक्स में नहीं करेंगे। बेटा 35 प्लस क्वेश्चन नहीं हुए ना फिजिक्स में इस साल, तो कुछ नहीं होगा। और 35 क्वेश्चन प्लस करने के लिए जाके स्टैट निकाल के देख लो, जितना मैथ्स प्लस बायो का बच्चा है ना, मैथ्स प्लस बायो का बच्चा जिसने मैथमेटिक्स भी ली थी, देख के आओ वही टॉपर्स में बैठे होंगे। देख के आओ अच्छे से। क्यों? क्योंकि उनका मैथ्स वाला पार्ट वीक नहीं है। तो अब दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि भैया अब वैसा ही सिंपल सिंपल चलेगी फिजिक्स, नहीं चलेगी। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको जेन्युइनली आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो इस लेक्चर को ऐसे देखेंगे कि हाँ भैया हमें तो आज डिफरेंशिएशन जैसे मैथमेटिक्स वाला जानता है वैसे समझ के निकलना है। बल्कि अभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब मैं एडवांस का पढ़ाऊंगा ना डिफरेंशिएशन, ये उसका कह लो 50% है। अभी 50% बातें और डेप्थ में जाएंगी, लेकिन तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है। ठीक, अभी क्या फील आई तुम्हें? इतनी देर में सिर्फ इतनी फील आई कि अच्छा जब बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी होती है, बहुत छोटे छोटे इंटरवल में काम करना होता है, तो क्या यूज करना है? डिफरेंशिएशन। इतना तो क्लियर हो गया ना। इस वर्ड को अभी याद रख लो, इंस्टेंट। इंस्टेंट आ गया, वेरी स्मॉल इंस्टेंट में तुमने सुना होगा। मतलब जैसे भी इंस्टेंट दिखे तुम्हें समझ आ गया भैया मुझे डिफरेंशिएशन तक तो कूदना है। अब आते हैं इसकी एक्चुअल स्टडी पे। तो ये आपको सिर्फ फील लेने के लिए कि हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं या कहां लगाते हैं। तो कहां लगाते हैं? जब हमारे दिमाग में ये वर्ड आए, कहां लगाते हैं? तो तब लगाते हैं जब हम चीजों को बहुत छोटा तोड़ना चाहते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? अब हम आते हैं आगे। अब ध्यान समझ लेना, इसके बाद की जो बात है वो थोड़ी हैवी ऑन माइंड होगी, थोड़ा सा लोड देगी आपके दिमाग पे, लेकिन बेटा वो लोड जरूरी है। उस लोड को लेने के लिए तैयार रहना है। लोड क्या है ध्यान से देख लेना। मान लेते हैं बेटा मैं एक y लेता हूं, वो है फंक्शन ऑफ x। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लेते हैं एक y है वो x² है, एक y है वो 2x है,
एक y है वो 4x³ + 3 है। ऐसे कुछ फंक्शंस हो सकते हैं ना। अभी मैं इन सारे फंक्शन से मैंने बोला ना थर्ड वर्टिकल हमारा ग्राफ वो भी बनाना सिखाऊंगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इनमें से किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन का फील कैसे लेंगे ग्राफिकली, पहले उसको समझ लो। फील नहीं होगी कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन नहीं लगा पाओगे, ये गारंटीड है। ध्यान से देख लेना। अब मान लेते हैं हम ड्रॉ करते हैं बेटा कोई भी जनरल y, ठीक है, किसका फंक्शन है, जो कि x का। अब देखो जब हम ये कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका क्या मतलब होता है कि x जो है बेटा वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट का? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, आप इसकी वैल्यू रखेंगे इस पे y डिपेंड करेगा। ये बताया था ना, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं y = 2x + 3, याद है ना अपना, पता नहीं कौन सी कोई किसी छोटी क्लास में तो पढ़ाते थे कि जिस तरीके से x रखते थे y रखते थे, तो आप x रखेंगे और y आएगा। x रखो 2 या x रख दो 0, ये आ गया 0, ये आ गया 3, 1 रख दो, ये आ गया 1, ये हो गया 5। क्या समझ आ रहा है इसमें? सिंपल सी बात समझ आ रही है कि भैया हम x की वैल्यू रख रहे हैं और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या सर हम y की वैल्यू रख के x नहीं निकाल सकते? बेटा बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उस कर्व को चेंज कर लेना, उसको xy कर्व बना लेना फिर, है ना। ये छोटी छोटी बात है। एक्स वाई कोई वो नहीं है कि भैया वाई हमेशा यहां पे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां भी एक्स हो सकता है, यहां वाई, यहां ABCD भी हो सकता है। ये कन्वेंशन है जिसके कारण हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने ABCD एक्सेस कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बेसिक बातें याद जनरलाइज करनी आनी चाहिए। ध्यान से देख लेना। मान लो बेटा मैं यहां पे एक फंक्शन बनाऊं, ये मान लेते हैं हमने एक फंक्शन बनाई, ड्रॉ कर दिया, रैंडम कोई भी करो, हमें नहीं पता कौन सा कर्व है। मान लेते हैं, देखो अपन उसी अपनी 2.5 घंटे वाली प्रॉब्लम पर जाते हैं। मान लो पॉइंट ए ये था और मान लो पॉइंट बी ये था। ध्यान से देखना, बहुत चीजें रिलेट होंगी और बिल्कुल कट टू कट क्लियर हो जाएंगी इस लेक्चर के बाद कि अच्छा ये था जो हम मिस कर रहे थे और इस फ्लो को मिस कर रहे थे। बातें रट लेते हैं लेकिन फ्लो मिस करते हैं, है ना। फ्लो में आज मैं ऐसा बताऊंगा ना, तुम देखोगे आज जाके 100% क्वेश्चन लगना काइनेमेटिक्स का। थोड़ा सा मुझे लगता है अगर काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला वीक हुआ तो शायद नहीं लगेगा, अगर फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन 100% लगेंगे ही लगेंगे। ध्यान से देख लेना। मान लेते हैं यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान से देख लेना, ये है x1 और ये है y1, ठीक। एक पॉइंट ले लेते हैं बी, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, वो है x2 और y2। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं कुछ बेस क्रिएट करना चाहता हूं बेटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन अकेला सिर्फ एक चैप्टर से नहीं हो सकता, तो आपको थोड़ी सी कैसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा वो इंफॉर्मेशन क्या है। ध्यान से देख लो। मान लो बेटा, बहुत आराम से देखना, मान लो जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको ABC, मान लेते हैं इसकी हाइपोटेन्यूज यहां पे थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा आराम से पेशेंस रखेंगे कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और इसको थीटा लूं, ध्यान समझना, और अगर इस tan थीटा की वैल्यू निकालूं, इस tan थीटा की, तो क्या बेटा ये पूरा y कितना है आपका, y2 है और ये y1 है, तो क्या ये सिर्फ इतना डिस्टेंस y2 - y1 होगा? बताओ जरा। और इतना डिस्टेंस कितना होगा, x2 - x1, है ना। तो क्या मैं इसको y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लिख सकता हूं? अभी कोई फिजिक्स नहीं चल रही है, फिजिक्स का लेक्चर नहीं है, या मैथमेटिक्स का लेक्चर है। आराम से याद रखना, मैथमेटिकली स्ट्रांग होना है, आज फिजिक्स भूल जाओ। तो ये जो चीज है, जो tan थीटा इक्वल टू एक तरीके से डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब मैंने डेल्टा क्यों बोला, अगर लोगों को नहीं पता आज का याद रख लेना, चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को डेल्टा से। ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x tan थीटा होता है। आप क्या मिस कर रहे थे, बस एक छोटी चीज मिस कर रहे थे बेटा। अब ध्यान से देखो इस लाइन को, बहुत ध्यान से देख लेना इस लाइन को। ये लाइन दिख रही ना, क्या ये लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है? बोलो हाँ। ये लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बनाती है वो एक चैप्टर दूसरा है, बट उस चैप्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो आज क्या याद रख लेना, यही बेटा इस लाइन का स्लोप कहलाता है, स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है। ध्यान से समझ आ रही है ना बात, क्या कहलाता है, यही एंगल का tan। देखो बहुत आराम से, बहुत फील लेके दिख रहा है, इस लाइन का जो एंगल बनता है x एक्सिस से, उसका tan क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है। अभी इसमें डिफरेंशिएशन कहीं भी नहीं आया है। अब ध्यान से देखो आगे क्या होने वाला है। मान लेते हैं, अब आ जाओ वही अपनी 2.5 घंटे, ये तो 2.5 घंटे थे ना, ये कितने घंटे निकले, 2.5 घंटे निकले अभी। अब आ जाओ आपके बेसिक वाले पे, किस पे आना है अपन को, एक इंस्टेंट पे आना है। अब इंस्टेंट पे कैसे आते हैं, इसकी भी फील लो, इसकी फील जरूरी है। मान लेते हैं बेटा
हम क्या करते हैं, इस इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब खासकर बायो वाले इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे सर ये कैसे होता है, क्योंकि वो आपको, मैं गारंटी कर रहा हूं आपको नहीं पता होगा, 100% क्वेश्चन होगा, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैथ्स वालों के लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा जहां पे उसको ये भी बताया जाएगा कि इसको छोटा कैसे ब्रेक करने का सेंस क्या होता है। लेकिन अभी बस इतना याद रखो, मान लेते हैं बेटा अगर हम इस x1 और x2 को पास पास लाएं, कितना पास लाएं, इतना पास ले आए कि ये जो इंटरवल है, ये जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा आ जाए। आज के बाद याद रख लो, उस छोटे से डिफरेंस को मैं क्या कहता हूं, dx कहता हूं। बायो वालों को याद करवा रहा हूं बेटा, मजबूरी है मेरी क्या कि बायो वालों को ना मैं बहुत इन डेप्थ नहीं ले सकता, लेकिन इतना ले सकता हूं कि उनसे 100% क्वेश्चन बन जाए। रटवा नहीं रहा हूं, याद रखना, कुछ रटने का नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक्सेप्ट करने का बोल रहा हूं कि भैया ये बड़ा इंटरवल जब छोटा हो जाए, याद है ना वो छोटा टाइम इंटरवल, छोटा डिस्प्लेसमेंट, जब ये छोटा हो जाए तो कुछ नहीं बेटा, इस डेल को, इस ट्राइंगल को क्या बना देना, डी बना देना। क्या बना देना, डी बना देना। तो ध्यान से देख लेना, अगर मैं इस ट्राइंगल को डी बना, मतलब छोटा सा इंटरवल ले लूं, इस बड़े इंटरवल को छोटा सा ले लूं, तो अगर मैं इसको यहां ज्वाइन करूं, इस कर्व पे ज्वाइन करूं, बहुत ध्यान से देखो, क्या ये जो बड़ा डेल्टा वाई है वो एक छोटा सा डेल्टा वाई हो गया, देखो, और उस छोटे से डेल्टा वाई को हम क्या बोलते हैं, डी वाई। प्रॉपर फील में चलेंगे, जरूरी है क्या। अब इस ट्राइंगल को साइड में बनाते हैं, आ जाओ, बड़ा कर दे, मैग्नीफाई कर दे, ये हो गया dx, ये हो गया dy। ध्यान से बताओ क्या ये एंगल अल्फा ले सकता हूं, देख लो, सबको दिख रहा होगा। वैसे कुछ बच्चे लास्ट लेक्चर में बोले थे सर फोंट छोटी है, बेटा फोंट छोटे नहीं है, कुछ चीजें तो बहुत छोटी लिखनी पड़ेगी ना हमको, तो इसको मैंने मैग्नीफाई करके दिखा दिया है ना। जब इसको आप मैग्नीफाई करके देखें, अब बहुत डेप्थ, अब डेप्थ स्टार्ट हो रही है, जो आप उड़ जाते हैं जहां पे, जहां आप ना रटते हैं, रटना कुछ नहीं है, ध्यान से देख लो। जब हम इस इंटरवल को छोटा करते हैं ना बेटा, वो ट्राइंगल जो था ना वो इतना छोटा हो जाता है कि वो ट्राइंगल को यहां बनाना पड़ रहा है। अब वही ट्राइंगल की ये जो लाइन, अगर मैं इसको फिर से आगे बढ़ाऊं, इस लाइन को फिर से आगे बढ़ाऊं, देख लो ध्यान से, अभी इस पे क्या हो रहा है बाद में बात करेंगे। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी बता दो, अल्फा बनाएगी। क्या मैं वापस tan अल्फा की वैल्यू dy/dx लिख सकता हूं, और क्या मैं स्लोप ऑफ लाइन जैसे लिखा था वापस को स्लोप ऑफ लाइन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन तुम बोलोगे सर इसमें क्या नहीं बात हुई, अब समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट खेल हो गया है। और अगर बेटा ये बात याद रख लेना, इस बात सिर्फ मैंने भैया, क्या मैं इसको भी सीधे रटवा सकता था, लेकिन इतना लंबा लेक्चर सिर्फ इसलिए खींचना पड़ गया क्योंकि रटवाना इस बार नहीं है, इस बार थोड़ी सी फील लेनी है, दिमाग में विजुअल मेमोरी होगी ना बेटा, आप देखते ही ग्राफ इसको बता देंगे कि क्या होने वाला है। ध्यान समझ लेना, क्या ये ट्राइंगल इतना ही बड़ा होगा जितना मैंने बनाया, नहीं होगा। ये डिफरेंस कितना छोटा था याद है, 0.00001, वो तो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं होता। मतलब कि जो ट्राइंगल होगा ना एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो पॉइंट कहां लाई करेगा, इस कर्व पे। जब मैं उसकी हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करूंगा जैसे इसकी की थी, वो हाइपोटेन्यूज बेटा गलती से इस ट्राइंगल पे, गलती से, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर गलती से इसलिए क्योंकि याद करवाना है, तो गलती से इस पर्टिकुलर कर्व पे क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। देखो पेशेंस और एक स्लो पेस से हमेशा मेमोरी बहुत अच्छी बनती है, याद रखना। मैंने क्या करा, उस बड़े इंटरवल को, अब देखो फील लो, बड़े इंटरवल को छोटा इंटरवल किया, गलती से क्या हुआ, छोटे इंटरवल तक आते आते जो हाइपोटेन्यूज थी वो क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। मतलब मैं इसको स्लोप ऑफ लाइन क्यों लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होगी, वो भी एक लाइन है। बस बेटा ये बात ही हमें रटनी, याद करनी, ये सारे वर्ड भूल जाओ, समझनी है क्या कि दो पार्ट आप मिस कर रहे थे। अब मैं बता दूं तो पहले एक बड़ी अच्छी फील देता हूं, इसमें कितने चैप्टर इन्वॉल्व हैं, 3 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, ध्यान से देख लो, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तुम ये सोच के देखो, 3 अलग अलग देश, कंट्रीज, अलग अलग टाइम जोन की ये 3 चैप्टर्स हैं, एक ही बात कह रहे हैं यार। और क्या कभी तुमने रियलाइज किया 10 का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है 10 का फुल फॉर्म, देख ले लो, गूगल कर ले अगर नहीं पता तो। अगर पता है 10 क्लास में याद है तो क्या 10 का फुल फॉर्म टेंजेंट होता था, क्या तुम्हें समझ आ रहा है वो टेंजेंट क्यों है बेटा, इसलिए टेंजेंट है, उसका नाम ऐसे रैंडमली टेंजेंट नहीं पड़ गया, क्योंकि जब हम किसी, अब देखो, अब क्या आपको दिमाग में फिट करना है, आप ये सब भूल सकते हैं
क्यों पढ़ाया गया था? विजुअल मेमोरी बढ़ाने के लिए। ये नहीं बोलना है आप कि सर डायरेक्टली हम ये क्यों नहीं पढ़ रहे, नहीं, ये डायरेक्ट वाला तरीका नहीं लेंगे आप। अब ध्यान रखें, जब हम किसी कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें दो बातें बिल्कुल विजुअली क्लियर होनी चाहिए कि एक तो वो क्या देता है, अपने आप ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, बात समझ आ रही है, और वो tan अल्फा के इक्वल भी होता है। क्या होता है अल्फा? जो उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल होता है। बस इतना ही था डिफरेंशिएशन में जो आपको समझना था। ध्यान समझना, ये पार्ट पूरा मैथमेटिकल है, कोई फिजिक्स नहीं है बेटा। इसको मैथमेटिकली याद रखना है कि जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं वो क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, वो tan अल्फा के इक्वल होता है। इसको बिल्कुल फिजिक्स से मत जोड़ो, बस मैथमेटिकली याद रख लो कि जब मैं व्हेन आई विल डिफरेंशिएट समथिंग ऑन माय कॉपी, इट ऑटोमेटिकली गिव्स मी द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन ग्राफ। Remember this, when I differentiate something on copy, it automatically gives what? Slope of which line? Tangent on graph. क्या ये बात समझ आ रही है? अब जल्दी से एक बात बताओ, कितनी टेंजेंट बन सकती है इस ग्राफ पे? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम नहीं हो गया ये? कोई दिक्कत नहीं है, उसको डार्क कर दिया। बताओ कितनी टेंजेंट बन सकती है इस पे? अरे कितने पॉइंट हो सकते हैं भैया? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं ना। इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट मतलब कि इनफाइनाइट एंगल्स, मतलब कि इनफाइनाइट डिफरेंशिएशंस, मतलब कि इनफाइनाइट स्लोप्स। मतलब जब, इसलिए तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एक्स और वाई में इक्वेशन बच जाती है, नहीं बच जाती है, वो जनरल स्लोप देता है। किसका? किसी भी जनरल टेंजेंट का। जब आप उसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो आपको किसी पॉइंट की टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारा टेक अवे क्या हुआ इतने पूरे लेक्चर से? एक बड़ा विजुअल मेमोरी, लेकिन दूसरा ये फ्लो हमेशा याद रखो, फ्लो को बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लो। मैं जब डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो कर्व में क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, वो tan अल्फा के इक्वल भी होता है। जब मैं क्लास में पढ़वाता हूं बच्चे, इस फ्लो में जब मैं बोलता हूं ना कि डिफरेंशिएशन क्या देता है, तो इस फ्लो में बोलते हैं और आपको बोलते रहना है। जब भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है, अपने दिमाग में एक बार पूछो कि डिफरेंशिएशन क्या देता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है जो कि tan अल्फा के इक्वल होता है। ठीक, ये सिर्फ उसका मैथमेटिकल पार्ट है, कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके ग्राफिकल पार्ट से। किस पार्ट पे? फॉर्मूला पार्ट पे। ठीक, ध्यान से देख लेना अब आगे क्या चल रहा है। अब खेल तो आधे से ज्यादा नहीं, 90% खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि यही पार्ट हमारा वीक था। आज हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन तुम देखोगे कि यार ये प्रॉब्लम ना, इतनी सिंपल प्रॉब्लम पूछूंगा मैं तुमसे, एकदम मतलब ABCD भी नहीं है वो काइनेमेटिक्स की। आपको बताने में प्रॉब्लम क्यों हो रही होगी, शायद अब ना हो, शायद आज ना हो, एक बार जब साथ चलेंगे तो ना हो, लेकिन आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखना ध्यान से, मैंने क्या कौन सी स्टडी खत्म कर दी? पहले इसकी ग्राफिकल स्टडी खत्म कर दी। फिर बोल रहा हूं बेटा, जब भी क्वेश्चन करो हमेशा याद रखना, जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, जब मैं चीजों को बहुत छोटा छोटा तोड़ता हूं, ग्राफ पे वो देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो किसके इक्वल होता है? tan अल्फा। फिर बोल रहा हूं ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये किसके इक्वल होता है? tan अल्फा के, और ये किसके इक्वल होता है? डिफरेंशिएशन के। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट बहुत आसान है यार, ये सभी ने पढ़ा हुआ है। अभी 11th का बच्चा बैठा होगा, 12th का बच्चा बैठा होगा, ड्रॉपर बैठा होगा, सबको पता है ये बात। क्या पता है कि भैया जो फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के वो क्या होते हैं? जल्दी से लिख लेते हैं, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ऐसी चीज है जिसको पढ़ाने में कोई टाइम नहीं लगता। क्यों टाइम नहीं लगता? बायो वाले को तो खासकर टाइम नहीं लगता, क्योंकि बायो वालों को प्रूव करके नहीं दिखाना ना कि फॉर्मूला आया कैसे। बायो वालों को सिर्फ रटवाना है, ये रट सकते हो। देखो, रटना इज अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है बेटा, रटना कुछ नहीं होता, मेमोरी क्रिएट होती है। ठीक है, अगर आप जेन्युइनली सोचेंगे तो आपने ये भी रटा ही हुआ है एक लेवल पे कि प्लस का साइन क्या करता है। छोटी क्लास में कितनी बार करवाते हैं, तब जाके आपको याद होता है। तो रटना इज अ रॉन्ग वर्ड, ये रटने को अपनी लाइफ से हटा दो। कुछ नहीं रटना हमको, हर चीज समझनी है, याद रखें लॉजिक के साथ। लॉजिक के साथ याद रहेगी, सब कुछ हो जाएगा सॉल्व। तो मान लेते हैं फंक्शन है y, मुझे यहां पे क्या निकालना है? उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। y किसका फंक्शन होगा बेटा? x का। आज के बाद में मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, और ठीक है, आज का आई वोंट बी राइटिंग लाइक दिस। एक और साइन है डिफरेंशिएशन का जो आप यूज कर सकते हैं, वो क्या है बेटा? y डैश। तो अगर आप डैश लगाते हैं तो वो डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो आप बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम बहुत वेस्ट होता है उसको लिखने में। ठीक, आपको किस पे फोकस करना है कि भैया जब मैं कोई y दूंगा तो उसका y डैश कितना आएगा? सिंपल है। तो मान लेते हैं y मान लो x की पावर n है। क्या है? x की पावर n है, तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन आएगा n x की पावर n-1। बहुत ही सिंपल।
पावर सामने ले आओ, पावर कम कर दो। इसमें कोई टैलेंट नहीं है, तो इसमें मैं कोई टैलेंट वाली चीज सिखा भी नहीं सकता हूं। टैलेंट यहां था, भी देखोगे तुम थोड़ी देर के बाद। यहां पे सिर्फ फॉर्मूला लर्निंग है, वो कर लेना, साथ में लिख लेना। मान लो, अब ध्यान से देखना, मान लो y इक्वल टू के है, क्या है, k है, तो सीधे सीधे याद रख लो बेटा, जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे, अब ध्यान समझना, के मतलब क्या, फील लेते हैं। देखो फील लेंगे ना, बायो वाला बच्चा कोई बायो वाला बच्चा नहीं है यार, सबको सब कुछ आता है। सबने 10th क्लास तक ब्रिलियंट और ब्रिलियंसी हासिल की थी, और उसके बाद एकदम से उसे लगने लगता है मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देख लेना। क्या y इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, क्या है अब ध्यान समझना, y इक्वल टू के है क्या, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू 2, क्या वो नंबर लाइन पे एक पॉइंट है, क्या वो नंबर लाइन पे एक पॉइंट है? और अगर वो नंबर लाइन पे पॉइंट है तो आओ अपने फील्ड पे सोचो, एक पॉइंट को और कितना छोटा कर सकते हो? एक इंटरवल को तो छोटा कर सकते हो, एक पॉइंट को, एग्जैक्टली जो खुद एक पॉइंट है उसको कितना छोटा कर सकते हो? और छोटा नहीं कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर क्या आता है, 0। मतलब आप एक पॉइंट को तोड़ ही नहीं सकते हो, तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। अब मैं क्यों बात कर रहा हूं, फील लेने के लिए। बेटा फील जरूरी है, इसलिए आपको याद नहीं रखना, पेपर में लिखना नहीं है, लेकिन आपको अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि भैया मैं, मतलब एक कैटेगराइज कर देते ना लोग कि ये बच्चे रटे हुए हैं, इन्हें रट रखा है, इन्हें समझ रखा है, ऐसा कुछ नहीं, आप सभी समझ के ही जाएंगे। ध्यान से देख लेना नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। द फॉर्मूला इज, इफ यू राइट, लेट्स से y को क्या लिख देते हैं हम, sin x लिख देते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल देख लेते हैं। तो y डैश आपका हो गया cos x, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर देते हैं वाला, मान लो cos x लिख देते हैं, तो y डैश हो गया माइनस sin x, ठीक है। और कुछ लिख लो मिसलेनियस। अच्छा फिजिक्स वालों को मैं सच बता रहा हूं, ये इतना बहुत है, एक आध चैप्टर में आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम सब पढ़ेंगे, हम प्योरली, मतलब एटलीस्ट इतना लेक्चर इसको खत्म कर देंगे, एडवांस वाला भी 99% डिफरेंशिएशन खत्म करके जाए यहां से, इसलिए ठीक है। मान लो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एक और फंक्शन कौन सा ले लूं, e की पावर x ले लूं, हाँ बहुत अच्छा लगता है तुमको ये फंक्शन, तो इसका y डैश क्या आता है, e की पावर x आता है। एक फील लेने की कोशिश करो कि y इक्वल टू e की पावर x एक दुनिया का ऐसा फंक्शन है, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसका डिफरेंशिएशन भी वो खुद है, मतलब समझ रहे हो, अगर मैं इसका कर्व बनाऊं और इसका कर्व बनाऊं सेम आएगा यार, मिरेकल है ये। इसलिए ई, पाई और फाई तीन दुनिया के ऐसे नंबर हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए इतना ज्यादा यूज होते हैं बेटा, क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो इस दुनिया के चलने के तरीके को डिफाइन कर रही है। जैसे पाई हो गया ना, पाई जब आप एक्चुअली जाएंगे और समझेंगे कैसे डिराइव होता है, तो आप देखेंगे बड़ी फैसिनेटिंग चीज है। ई कोई रैंडम नंबर थोड़ी है, नहीं तो ऐसा EF GH सब होता, लेकिन ई के पास एक ऐसी यूनिक चीज है जो कभी ना कभी, चलो एक्स्ट्रा एक लेक्चर लेंगे मैथमेटिक्स का, तुम्हें बड़ी ब्यूटीफुल चीजें दिखाएंगे वहां भी, क्यों ई इतना फैसिनेटिंग नंबर है। अभी बस इतना याद रखो, y इक्वल टू e की पावर x है, तो भैया इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x आता है। अगर मैं y लास्ट एक फंक्शन ले लूं ln x, ठीक है, हो सकता है कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले अगर यहां पे नहीं कवर हुए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेसिक जितने भी हैं उतने मैं कवर कर दूंगा, वो हो जाएगा 1/x। तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1/x। इंटीग्रेशन में ln x थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और सारे बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, सोचो अगर उन्होंने इंटीग्रेशन भी पढ़ा हुआ है, सोचो ln x का इंटीग्रेशन कितना आता है, सोचो आराम से। मैक्सिमम लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, या आ भी रहा होगा तो कुछ ना कुछ डाउट होगा, जबकि अभी पढ़ा है। 11th वालों ने तो अभी पढ़ा 1 महीने पहले, 12th वालों ने तो चलो पहले पढ़ा होगा, ड्रॉपर ने बेचारे ने बहुत ही पहले पढ़ा होगा। ये फॉर्मूले याद कैसे नहीं रहते, या क्यों याद नहीं रहते, क्योंकि आप उन पर इतना फोर्स नहीं लगाते ना, आप रटने पे जाते हो, रटी हुई चीज हमेशा भूलोगे। थोड़ा समझ लो, थोड़ा ध्यान लगा लो, थोड़ी सी बातें कर लो, बातें कर लोगे बुरा नहीं होगा, डिस्कशन से क्या होता है वो चीज वहां पर याद हो जाती है। अब जल्दी से बेटा हम देखेंगे कुछ रूल्स ऑफ अरिथमेटिक्स इन डिफरेंशिएशन, बहुत तेजी से देखेंगे इसको, फिर हम आएंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पे। ठीक, व्हाट आर द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक्स, व्हाट डज अरिथमेटिक मीन, तो याद है ना छोटी क्लास में बुक होती थी अरिथमेटिक्स की, अरिथमेटिक सिंपली मींस प्लस माइनस, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, दैट इज व्हाट अरिथमेटिक मींस। दैट मींस अगर मान लो बेटा रूल नंबर 1 लिख देता हूं, अच्छा अरिथमेटिक्स के पहले भी एक रूल लिख देता हूं तुम्हारे लिए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मान लो y इक्वल टू कभी ऐसा आ जाए, y इक्वल टू k ऑफ fx आ जाए, क्योंकि देखो इसमें कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम उनको फील होती है, अगर y इक्वल टू k होता तो 0, y इक्वल टू fx होता तो f डैश x, तो अगर y इक्वल टू kx आ जाए ना बेटा, कुछ नहीं करना यार, जब इसको डिफरेंशिएशन करना हो ना, k बाहर रख लेना और अंदर वाले को कर देना,
कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने कि मान लो y इक्वल टू 2 अकेला हो तो डिफरेंशिएशन 0, y इक्वल टू x अकेला हो तो डिफरेंशिएशन उसके हिसाब से, लेकिन अगर y इक्वल टू 2x हो तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेना बेटा, अंदर वाले को अंदर कर देना, ठीक है। कुछ बच्चों को इसमें ही प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, बच्चों को ये डाउट आता है सर कांस्टेंट है साथ में, कांस्टेंट है अकेला रहेगा तो 0, साथ में रहेगा तो 0 नहीं, ठीक है। अच्छा सेकंड पे आ जाते हैं जरा स्पीड में, क्या है मान लेते हैं, अब ध्यान से देखना ये बहुत जरूरी है, मान लेते हैं y जो है वो दो फंक्शन का एडिशन है, दो फंक्शन का एडिशन है, तो क्या मैं इसको अब बेटा थोड़ी देर के लिए टाइम बचाने के लिए मैं हर जगह जहां भी f1x लिखूंगा ना वहां u लिख लूंगा, और जहां भी f2x मुझे लिखना होगा वहां भी, तुम खुद समझ आना कि u और v दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम सेव करते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज, देखो मैं टाइम कहां सेव नहीं कर रहा था, जहां पे आपने कभी टाइम नहीं दिया वहां मैं खूब टाइम ले रहा था, क्योंकि यही जरूरी है, ये तो रटने वाली चीज है यार, इसमें टाइम बहुत कम देना होता है, क्योंकि ये तो क्या है आपको पता है किसी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये फील भी मिल जाएगी, सॉरी ये फॉर्मूले मिल जाएंगे, फील नहीं मिलेगी, इसलिए उसमें इतना टाइम दिया गया। अब ध्यान से आगे बढ़ जाना, मान लेते हैं आपको कभी ऐसा डिफरेंशिएशन करने से पड़ जाए तो क्या आप करेंगे, ये u है ये प्लस v है, बेटा कुछ नहीं करेंगे, u का अलग कर देंगे, v का अलग कर देंगे, वेरी सिंपल। मान लेते हैं यहां माइनस होगा तो भी अलग अलग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स पे, हम इसको तो नहीं मिटा सकते या मिटा सकते हैं, चलो इसको ऊपर लिख लेंगे टॉप पे, क्योंकि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि जो dy बाय dx होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तुम देखोगे मैंने कम से कम ये इसको 100 बार बोल दिया होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो इस तरीके जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे दिमाग में रट जाना चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट है और वो tan अल्फा के भी इक्वल होता है, अल्फा याद है ना, क्या होता है अल्फा, अल्फा होता है एंगल मेड विथ, हाँ एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस। क्या ये बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स पे थोड़ा स्पीड में। क्या बेटा नेक्स्ट सेट ऑफ रूल कैसा है, बहुत सिंपल है, अगर y u इंटू v है मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो y डैश क्या आ जाएगा बेटा, बहुत सिंपल, पहले वाले को कर दो दूसरे वाले को मत करो, दूसरे वाले को कर दो पहले वाले को मत करो, बड़ा सिंपल। प्रोडक्ट रूल कहते हैं ऐसे, कौन सा रूल कहते हैं ऐसे, प्रोडक्ट रूल। आप नाम पे जाए ना, आपको याद नहीं होगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना मैथ्स वालों को ना फिजिक्स वालों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस याद होना चाहिए पहले फंक्शन का करें दूसरे का ना करें, दूसरे करें पहले का ना करें, बहुत ही सिंपल। अभी सब अप्लाई करके देखेंगे थोड़ी देर के बाद। ये भी इतना मजबूत नहीं है, जो नेक्स्ट रूल है वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट टू लर्न है, लेकिन आपको ना परेशान नहीं होना बेटा, इट्स अ फॉर्मूला, यू विल हैव टू लर्न इट, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देख लो, देखो ध्यान से, ये जरूरी है देखना। आप नीचे वाले का स्क्वायर करें और नीचे वाले को वैसे ही रख दें, नीचे वाले का स्क्वायर करें नीचे वाले को वैसे ही रख दें, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दें, माइनस ऊपर वाले को वैसे ही रख दें, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दें। नीचे वाले का स्क्वायर कुछ नहीं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले कुछ नहीं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। Very simple. These four laws are already taught to you. These are very simple. But now I am coming to a very next level of law, very next level of a rule, जिसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस रूल को हम क्या कहते हैं, ध्यान से देख लें। उस रूल को मान लो बेटा कभी ऐसा हो जाए, देखो ध्यान से देखो, अब बहुत जरूरी है देखना। मान लो कभी ऐसा हो जाए, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, मान लो कभी ऐसा कुछ आ जाए कि भैया y इज इक्वल टू साइन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर। अब देखो पहली बात, ये तुम्हें डराने के लिए है, बायो वालों को ऐसा कभी नहीं आएगा, ठीक है। मैथ्स वालों को आएगा अगर आएगा भी तो, लेकिन क्या है बेटा पढ़ लेते, अब पढ़ रहे हैं ना तो अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मतलब अपने दिमाग से ये निकाल देंगे भैया जो मैथ्स वाला पढ़ता है मैंने उससे कुछ कम पढ़ा हुआ है, कुछ कम नहीं पढ़ा हुआ, सब कुछ सीख कर जाएंगे, एटलीस्ट मेंस लेवल का सीख कर जाएंगे, तो जिसमें हम जिस कारण से हम क्या करेंगे नीट के एग्जाम में फिजिक्स को तो फोड़ेंगे, ठीक। ध्यान से देख लें। तो मतलब मैं किस तरीके की जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जनरल फॉर्म की कुछ इस तरीके की जहां बेटा फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, और कितना हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन हो सकते हैं। मतलब अगर मैं और बेटर वे में लिखूं तो इसको u अपॉन u के अंदर v लिखूंगा ना, ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल बेटा, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। आप y डैश को लिखेंगे सीधे u डैश इंटू v डैश, कुछ भी नहीं करेंगे, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन अलग बिना दिमाग लगाए, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन अलग बिना दिमाग लगाए। इसमें प्रैक्टिस बस इसकी करनी पड़ेगी, बाहर कौन है अंदर कौन है। जैसे इसका एग्जांपल जरूर डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था बेटा, थोड़ा इजी वाला कर ले पहले, साइन ऑफ e की पावर x कर ले पहले, थोड़ा सा इजी। साइन के अंदर क्या दिखता था आज तक बताओ, x दिखता था, अब क्या दिख रहा है, e की पावर x, तो बताओ बाहर का फंक्शन कौन सा,
खुद सोचो, साइन अंदर का कौन सा e की पावर x। मैंने क्या सिखाया, मैंने सिंपल सी बात सिखाई, जब बाहर का करेंगे तो दिमाग नहीं लगाएंगे, मतलब दिमाग क्या नहीं लगाएंगे, अंदर वाले पे दिमाग नहीं लगाएंगे। तो साइन का क्या होता है बता दो, साइन का क्या होता है कॉस, तो दिमाग मत लगाओ, लिख दो कॉस e की पावर x। मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने सिर्फ साइन का क्या करा, कॉस e की पावर x पे दिमाग नहीं लगाया, इनटू e की पावर x पे दिमाग लगा लो, e की पावर x का e की पावर x। सिंपल, वेरी सिंपल। आगे चले, एक और एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल थोड़ा सा और आगे ले जाएं क्या, चलो और आगे ले जाते हैं। cos e की पावर 2x। अब देखो ध्यान से, अब देखो खेल हो रहा है, क्या खेल हो रहा है देख लो। पहले cos है, cos के अंदर e है, लेकिन e की पावर भी क्या होता है x, और अभी e की पावर क्या है 2x। अगर कुछ बच्चे उस रूल को समझ गए तो कुछ बच्चों ने तो आंसर भी निकाल लिया होगा। क्या निकाल लिया होगा, बिना दिमाग लगाए बेटा y डैश, बिना दिमाग लगाए। पहले किसको करेंगे, बिना दिमाग लगाए, सबसे पहले फंक्शन को। cos का क्या होता है, माइनस साइन e की पावर 2x इंटू e की पावर x का क्या होता है, बिल्कुल बिना दिमाग लगाए, e की पावर 2x इंटू कौन सा बचा 2x, 2x का क्या होगा 2। क्यों बेटा, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 2, देखो मैंने kx वाला बताया था ना, तो कांस्टेंट बाहर, और x का क्या हो जाएगा, उसकी पावर सामने आएगी और पावर 0 हो जाएगी, तो x की पावर 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अगर ये क्लियर हो गया तो सारे बच्चे एक बार इसको करने की कोशिश कर लो जल्दी से, y इक्वल टू e की पावर साइन x स्क्वायर को करने की कोशिश कर लो। पहले u भी मेरे को सब चाहिए, पहला फंक्शन कौन सा तुम बता दो, तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है सबसे पहला, ये 1, दूसरा कौन सा है ये 2, ये कौन सा है 3। क्या करना है, बिना दिमाग लगाए पहले 1 का करो, e की पावर x का e की पावर x, तो दिमाग मत लगाओ, अंदर वाले में दिमाग नहीं लगाना बेटा, इनटू साइन x का क्या साइन x, नहीं साइन x का क्या cos x, तो cos x स्क्वायर इनटू अंदर वाले का क्या x स्क्वायर का 2x। दिमाग नहीं लगाना है, बैक टू बैक आगे चलते जाना है और एंड आंसर तक पहुंच जाना है। कुछ नहीं, आज के बाद वो बताते ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना आपको, पहला दूसरा तीसरा बिना दिमाग लगाए। ये बेटा इस तरीके से क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि क्या बायो वाले बच्चों को आप ना बहुत ज्यादा उसमें नहीं ले जा सकते साइकिल में, है ना, उनके पास टाइम भी नहीं है 45 क्वेश्चन। ये मेंस वाले के पास बहुत आसान है, 30 क्वेश्चन करने हैं इनको, और आईटी वाले में तो और आसान है, 60 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे में, समझ आ रहा है ना, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, तुम्हें 45 मिनट में 45 क्वेश्चन करने हैं। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए मैंने तुमसे बोला बिना दिमाग लगाने की बात क्या है, जब आपको इसका करना है अंदर भूल जाओ, जब इसका करना है अंदर भूल जाओ, जब इसका करना है अंदर भूल जाओ। ठीक, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा एंड में, वो क्वेश्चन क्या करना करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। चलो अब बोलोगे कि सर ये जो फॉर्मूला एप्लीकेशन है ये तो हमें आती थी, आप जो बोल रहे थे इतना स्ट्रेस कर रहे थे वो क्वेश्चन कैसे होंगे, ध्यान से देख लेना। हम करते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन, ये बताने के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चन, और उन 2 क्वेश्चन तुम्हें रियलाइज होगा कि अच्छा यार इतना सिंपल क्वेश्चन भी होता है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या होती है। क्वेश्चन नंबर लेट से 1 लेते हैं। अब ये मत कहना कि सर आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाई और इन्वॉल्व कर ली, बेटा बहुत ही बेसिक काइनेमेटिक्स यूज कर रहा हूं, बहुत सिंपल, ठीक है। काइनेमेटिक्स तो अभी मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा, यहां पे थोड़ा इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि इसका एप्लीकेशन में तभी दिखा पाऊंगा जब तक फिजिक्स की कोई चीज इन्वॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे मैंने पूछ लिया, मैंने पूछा ये वीटी कर्व है, क्या है वीटी कर्व, बहुत सिंपल। मैं फिर बोल रहा हूं ये सिंपल क्वेश्चन है तो बन जाना चाहिए, अगर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं जो बच्चे क्रिस्प एंड क्लियर इसको 2 से 3 सेकंड में नहीं बना, 2 से 3 सेकंड में नहीं बना पा रहे ना, वो बच्चे इस बात को समझे कि वो बहुत सीरियस बात है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप बस इतना बता दें मुझे कि भैया इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज है या एक्सेलरेशन डिक्रीज है। सोच लो, I am giving you time. It is a very simple question. I am saying it is not a top-notch problem. It is a very simple problem. But I want to make you realize कि simple problem में कितनी problem होती है, A बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन का मैं फॉर्मूला बता देता हूं बेटा, बहुत सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं, A is equal to dv by dt, मैं बता देता हूं, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा, डेफिनेटली आंसर सही निकाला होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को ईमानदारी से बिल्कुल ट्रुथ से अपनी रियलिटी से पता है ना कि इसको सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा सर ने, वो बच्चे ध्यान देखें। मैंने क्या बताया है, ध्यान देखो, मैंने क्या बताया, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और डी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, और डिफरेंशिएशन भी वीटी का दिख रहा है, और डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, और वो किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के। मतलब ध्यान समझ लेना, मान लो मैं इस पॉइंट को चूज करूं, एक टेंजेंट डाल दूं, अगर वो फ्लो याद है तो तुम जैसे ही बोलोगे ना आज का डिफरेंशिएशन क्या देता है, दिमाग में क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो भैया इसका एंगल ले लो अल्फा, इसका एंगल ले लो बीटा,
तुम आराम से बताओ। अभी कुछ बच्चे इसको भी गलत बताते हैं, इसलिए टाइम ले लो। बीटा बड़ा या अल्फा? बीटा बड़ा तो उसका tan बीटा बड़ा, tan बीटा बड़ा मतलब उसका dv by dt बड़ा, मतलब उसका a बड़ा, मतलब a ऑफ दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन a ऑफ दिस पॉइंट, मतलब a क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझो, ये बात इस फ्लो में याद होगी, क्वेश्चन हमेशा होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं फिर से ग्राफ का, बहुत सिंपल क्वेश्चन दूंगा, आराम से सोचना है, आराम से बताना है। मान लो VT कर्व ये है, ध्यान से देख लो सब कुछ इसमें ना, इतनी फील अभी तुम्हें ग्राफ नहीं पढ़ा, अभी तो ऐसी फील दे दूंगा तुम्हें इसमें, अभी तुम ध्यान से देखो। मान लो VT कर्व ऐसा है, सिंपल आंसर बता दो मुझे, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? आराम से सोचो। फिर मुझे इसका बता दो, VT कर्व है, ए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? तो मुझे इसका बता दो, ST कर्व है, V इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? बताओ, V इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? क्या है? पहले इसकी बात करें। आप जब तक, अब देखो, अब तो मैं एक चीज और समझाता हूं, क्योंकि काइनेमेटिक्स में बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूं। आप एक ग्राफ को तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको एक इंडिविजुअल लेवल पे मैथमेटिक्स और इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स क्लियर नहीं है। अरे वाई और एक्स थोड़ी है भैया, वी और टी है। जब तक तुमको क्या नहीं पता होगा, एक डिफरेंट लेवल पे उसकी मैथमेटिक्स और डिफरेंट लेवल पे उसकी फिजिक्स नहीं पता होगी। फिजिक्स क्या नहीं पता होगी? पहले तो याद आना चाहिए सबसे पहले एक फॉर्मूला। आपको क्या प्रॉब्लम है मैं तुम्हें बता देता हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम बच्चे इस तक पहुंच जाते हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चों को ये याद आ जाता है, लेकिन उनको ये याद नहीं आता। जिनको याद आता है वो याद नहीं आता। पहले बेटा मैं प्रोसेस भी समझा देता हूं। कभी भी ग्राफ देखो, उन चीजों में रिलेशन सोचो, पेशेंस करो, पेशेंस लो, टाइम लो। अब इस रिलेशन में इसको फिजिकली देखना भूल जाओ, DV/AT सब भूलो, बस याद रखो अच्छा ये y है, ये x है, डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसे करके याद रखेंगे। फिजिक्स वाले पार्ट को अलग याद रखेंगे, मैथमेटिक्स वाले पार्ट को अलग याद रखेंगे। और ध्यान से देख लें, कुछ ना करें, हमें पता है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और tan अल्फा के भी इक्वल है, मतलब यहां पे जो टेंजेंट डलेगी और यहां पे टेंजेंट डलेगी, तुम आराम से बताओ अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है? Which angle is greater? Clearly you are seeing that अल्फा बड़ा है बीटा से। तो अगर अल्फा बड़ा है बीटा से तो बेटा क्या उसके tan अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी बीटा से? बिल्कुल बड़ी होगी सर। और अगर tan बीटा की वैल्यू कम है, मतलब धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है? tan बीटा कम, स्लोप ऑफ टेंजेंट कम, dy by dx कम, मतलब a सर कम हो रहा है। बात क्लियर हो गई? चलो अब इसमें बता दो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कम हो रहा है? आराम सोच लो, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कम हो रहा है? अब बहुत से बच्चे इसमें सोच रहे होंगे सर हमें ये तो समझ आ गया, आपने बोला a इक्वल टू dv बाई dt, और हम अभी ये भी समझ पा रहे हैं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, लेकिन इसमें तो सर स्लोप कैसे डाले? बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी यहां से। ग्राफ देखो ऐसे फील लेता है मैथमेटिक्स वाला, बेटा लाइन एक ऐसा कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व होता है जिसके हर पॉइंट का तुम्हें समझ आ रहा है स्लोप क्या आएगा? कांस्टेंट। एक्चुअली बेटा लाइन की दो दुनिया की बेस्ट डेफिनेशन है वो यही है कि लाइन इज अ कर्व हुज स्लोप इज कांस्टेंट। लाइन इज अ कर्व हुज स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आर कांस्टेंट। मतलब बेटा इसका dv बाई dt क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो कि tan अल्फा के इक्वल है, वो tan अल्फा के इक्वल हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इसका a क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया, है ना। मैं कुछ भी याद रखने की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर मैथमेटिक्स की बात चल रही है। प्योर मैथमेटिकली सोचोगे। कितना टाइम लग रहा है यार मैथमेटिक्स सीखने में? कोई टाइम थोड़ी लगता है, सिर्फ आप उसको टाइम दे नहीं पाते, आपको पढ़ाया नहीं जाता इसलिए। अब इसमें आ जाए, बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं भैया? एक्सेलरेशन नहीं, इसमें तो वेलोसिटी की बात पूछी गई है, वैसे एक्सेलरेशन पूछ सकता था बट अभी थोड़ा सिंपल रखना है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? देख लो ध्यान से, तो सोचो, आराम से सोचो। मैं इसको रीजन में तोड़ देता हूं, कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ए बी सी में आराम सोचो किस रीजन में, और बेटर आंसर क्वेश्चन कर देते हैं। इन विच रीजन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड इन विच रीजन वेलोसिटी डिक्रीजिंग? आराम सोचो। सबसे पहले क्या सोचोगे? मैंने अभी तरीका बताया, पहले एस और टी में रिलेशन सोचोगे भाई, मैथमेटिक्स नहीं सोचोगे, ग्राफ नहीं सोचोगे। तो v इक्वल टू क्या होता है? एटलीस्ट 12th वाला बच्चा, ड्रॉपर वाला बच्चा तो आइडिया लगा चुका होगा, v इक्वल टू ds बाई dt होता है। हाँ, अब यहां पे फिजिक्स खत्म, भूल जाओ फिजिक्स को। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन क्या देता है?
स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो टेंजेंट बना लो, एक काम करो, एक टेंजेंट यहां बना लो, एक टेंजेंट यहां बना लो, बता दो एंगल बड़ा हो रहा है कम हो रहा है। ये तो अल्फा है, ये बीटा है। सर एंगल तो कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है मतलब स्लोप कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब ए से बी में वेलोसिटी कम हो रही है। और आगे चलें। अच्छा एक बात देखते हैं कि ये बी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूं, तुम आराम सोचो, देखो धीरे धीरे नहीं सोचते ना, इसलिए गलती करते हो, बहुत धीरे धीरे सोचो। इस बी पॉइंट पे एक बात बताओ, ये जो लाइन में डाली टेंजेंट, ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से? कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से? 0 एंगल बना रही है ना। अगर 0 एंगल बना रही है, अगर 0 एंगल बना रही है तो 0 एंगल tan 0 कितना देगा? अब कुछ भाई वालों को यहां भी प्रॉब्लम हो रही होगी, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लो। tan 0 कितना होता है? 0, मतलब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब इसकी वेलोसिटी 0। बहुत बढ़िया बात, इसकी वेलोसिटी 0। और देखो अभी रुक जाओ, आगे बढ़ते ही नहीं, आप बहुत सारी बातें करते हैं। जब भी क्वेश्चन घूम जाए ना थोड़ा नीट में और बोले कि वो टाइम निकालो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ध्यान से देखो यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। देखो ऐसे ही तो कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन में ये बेसिक क्वेश्चन थोड़ी आ रहे होते हैं। कंपटीशन में पता है क्या पूछेगा? वो टाइम निकालो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वो टाइम निकालो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। सभी लोग ध्यान से थोड़ा सा देख लो, क्या देखना है कि जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां वेलोसिटी 0 होती है यार। देखो ऑब्जर्व करो, पकड़ो, यही तो नहीं पता होता है। जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां वेलोसिटी 0 रही होती है, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि वो टाइम निकालो जहां वेलोसिटी 0 है। क्या वो सीधे सीधे नहीं पूछ सकता था? ये पूछ रहे तो आप क्या करते? डिफरेंशिएशन करते, वेलोसिटी को 0 रखते, लेकिन वो ऐसा नहीं पूछेगा। वो बोलेगा वो टाइम निकालो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अब क्या बेटा, इस क्वेश्चन क्रैक करने के लिए ग्राफ पता होना चाहिए, क्या ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? रट लोगे ये भी, ऐसे कितनी बातें रटोगे? अरे जनरल बात ध्यान रखूंगा ना भैया, डिस्प्लेसमेंट कर्व पे मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जब मैं टेंजेंट डालता हूं तो वो डिफरेंशिएशन देती है इसका, और डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जो डिफरेंशिएशन है ऑफ टेंजेंट, जो कि tan 0 है, वो किसका है? वो वेलोसिटी इक्वल है, वो 0 है। मतलब एक्चुअली मुझे ये सोचना था कि वेलोसिटी 0 पे S मैक्स होता है। देखो कितनी चीजें निकलती हैं। अभी तो चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें ग्राफ पढ़ाऊंगा ना बेटा, ये सब तो इतना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा ना कि तुम देखोगे और क्वेश्चन को करना नहीं पड़ेगा, उड़ा दोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को। क्योंकि मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, एडवांस वालों खासकर बता दे रहा हूं, एक टॉपिक होता है रिलेशन, फंक्शन और डिफरेंशियल कैलकुलस। अगर ये 3 बातें आ गई ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, और कुछ पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों? क्योंकि जब आप आराम से किसी अच्छी बुक को उठा के देखेंगे और एक क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का उठा लोगे ना, उसमें इनवर्स, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें लॉगरिथमिक, उसमें एक्सपोनेंशियल सब आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके थोड़ा सा ना ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ो जिससे तो कितनी सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। अब बीसी पे आ जाए। बीसी पे ध्यान से देखो, अब एक ट्रिकी चीज आने वाली है और बहुत नेक्स्ट लेवल चीज डिस्कस होगी। वो ये कि अगर मैं बी पे ऐसी टेंजेंट, बी के पास एक टेंजेंट बनाऊं सी पे, तो जो एंगल है ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये एंगल में से ये एंगल हमें बड़ा नहीं, ये एंगल बड़ा लग रहा है क्लियरली, तो जो मान लो इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बीटा से बड़ा है। लेकिन बेटा, लेकिन ध्यान से देख लेना, लेकिन जो अल्फा है वो अल्फा और बीटा दोनों 90 से बड़े हैं। तो जब इसी पे आ जाओ, जब ये 90 से बड़ा हो जाए, तो ये फॉर्मूला किसके लिए? अल्फा लेस देन 90 के लिए। जब ये 90 से बड़ा हो जाए तो क्या कर लेना, एक छोटा सा मेरे हिंट लिख लो तुम लोग अपने लिए। मान लो ये लाइन है, ये अल्फा है, तो इसका स्लोप बेटा आ जाता है tan अल्फा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं तुम लोगों को, एटलीस्ट बायो वालों को तो डायरेक्ट याद रखवा देता हूं। लेकिन बेटा अगर कभी ऐसा हो जाए, क्या हो जाए आपका, कि अगर आपकी ऐसी लाइन है और आपकी लाइन ऐसी ड्रॉ हो गई और ये आपका एंगल आ गया है बीटा मान लो, और ये 90 से बड़ा है, तो आप कुछ मत करना, आप चुपचाप ये एंगल देख लेना अल्फा। कौन सा एंगल देख लेना? ये वाला, और सीधे स्लोप लिख देना -tan अल्फा। बस इतना कर लो, तुम्हें मैंने उससे बचा दिया 180 प्लस माइनस से। चुपचाप कुछ मत करना, ये एंगल देखना -tan बीटा। मतलब जब मैं इसको देखूंगा तो ये एंगल नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा भैया ये अल्फा है, ये बीटा है, और क्लियरली इस वाले का जो v आएगी, इस वाले की वो कितनी आएगी? -tan अल्फा, और इसकी आएगी -tan बीटा। तो बेटा मैं यहां लिख दूं, एक बार लेफ्ट में लिख दूं इसको, या एक काम करते हैं 2 मिनट ना, 2 मिनट और लगेगा, अपन उसको लेफ्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कैसे, ये वाला पार्ट ड्रॉ कर ले। मैंने बोला ये लाइन
ठीक है, मैंने बोली ये लाइन, इस लाइन का तुम ये एंगल देखना है, इस लाइन का ये एंगल देखना, वो नहीं देखना 90s बड़े में। तो अल्फा बीटा, तो बेटा इस पॉइंट का लेट से इसको पी कह दें और इसको बाद वाले को क्यू कह दें। अगर वी एट पी लिखूं तो मुझे पता है वो tan अल्फा के इक्वल होगी, तो माइनस tan अल्फा, और वी एट क्यू माइनस tan बीटा। और तुम्हें दिख रहा होगा, देख लो डायग्राम में, बीटा बड़ा है मतलब tan बीटा बड़ा आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव में बड़ा है तो वो छोटा आएगा। क्या इसकी फील आ पा रही है? ध्यान से देख लो, इस नेगेटिव की वैल्यू या इस नेगेटिव का क्या मतलब होता है वेलोसिटी में। कुछ बच्चे 100% इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। वो क्या करेंगे? नेगेटिव ऐसा करेंगे। फिर से सभी लोग देख लें, एक एग्जांपल लेके बताता हूं, तुम लोग ना बहुत इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखो मैं, देखो ध्यान से, मान लो tan अल्फा मैंने 30 ले लिया 30, tan 30 कितना आएगा बताओ, जल्दी बोलो। -1/√3। देखना अभी बहुत कुछ खेल होने वाला है, तुम पक्का क्वेश्चन को गलत करोगे, अभी भी गलत करोगे मेरे साथ साथ। tan बीटा कितना है? एंगल थोड़ा बड़ा ले लिया ना, बड़ा दिख रहा था, तो tan 45 -1। तुम एक बात बताओ, -1/√3 बड़ा या -1? मैं सॉल्व भी कर देता हूं तुम्हारे लिए। यह जाएगा 1.7/√3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा अपॉन 3, तो कितना आ गया? 0.6। जल्दी से बताओ मुझे, -0.6 बड़ा या -1? सोच लो जल्दी, -0.6 बड़ा या -1? -0.6 बड़ा है ना, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो कुछ लोगों को पता क्या लग रहा होगा, सर यहां वेलोसिटी ज्यादा है कम। अरे भाई देखो, यही तो होता है, आप क्या ना प्योरली रटने की प्रोसेस पे जाते हैं तो गलत करते हैं बेटा। ऑल्दो -6 -1 से बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है, लेकिन बेटा यहां माइनस आपका क्या दिखाता है? डायरेक्शन। अरे ये डायरेक्शन दिखाता है, मतलब VQ ही बड़ा है VP से। ये बस ये दिखा रहा है कि वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा। समझ आ रही है बात? मतलब माइनस हो चाहे प्लस, आपको सिर्फ उसका क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है यार। माइनस तो तब इन्वॉल्व होगा ना मैग्नीट्यूड के साथ जब वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मतलब ये मत कह देना गलती से कि सर -1 जो है ना नंबर लाइन पे -0.6 से छोटा होता है, तो सर इसकी वेलोसिटी कम है। नहीं भैया, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इससे, लेकिन वो नेगेटिव साइन क्या दिखाते हैं? उसकी डायरेक्शन, तो वो नेगेटिव में ज्यादा है बेटा। पॉजिटिव का मतलब होता है राइट में जाना, नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट में। मतलब पॉजिटिव मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड नेगेटिव मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, सिर्फ इतना मतलब होता है। ये मैग्नीट्यूड से उनके कम या ज्यादा का पता चलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव से सिर्फ उनकी डायरेक्शन का पता चलता है। ये सब चीजें करेंगे जब वेक्टर पढ़ेंगे, डिफरेंस समझाएंगे, सब कुछ तुम्हारे को क्लियर करेंगे। लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको बहुत ज्यादा आपकी माइनस मार्किंग और मिस्टेक्स को करवाती है। तो इस लेक्चर के बाद बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा लेंदी लेक्चर लग रहा होगा लोगों को, लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि आज के बाद अब तुम्हें समझ आ रहा हो, ग्राफ के क्वेश्चन पूरे होंगे। इस बात को याद रख लो, फॉर्मूले याद रख लो।